गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, चैप्टर चल रहा है पीजीबीपी। लास्ट टॉपिक बचा है हमारा सेक्शन 44 ए बी। सेक्शन 44 ए बी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रोजी रोटी है। कैसे कि इसी सेक्शन में लिखा हुआ है कि बिजनेसमैन का टर्नओवर अगर 1 करोड़ को एक्सीड कर जाता है तो उसको ऑडिट करवानी पड़ेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट से। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है वो क्या है, 1 करोड़ कि टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड करता है। तो फिर इसके बाद छोटे मोटे पॉइंट, ये टर्नओवर की लिमिट 1 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ हो जाएगी अगर आप अपना टोटल बिजनेस बैंकिंग मोड से करते हो। तो सारा पैसा बैंक में लेते हो, सारा पैसा बैंक से पे करते हो, रिसीट्स भी बैंक में आती है, पेमेंट भी बैंक से जाता है। हाँ, 5% कैश में छूट है। तो अगर आपका टर्नओवर का 95% ग्रॉस रिसीट्स आप बैंक से कलेक्ट करते हो और 95% ऑफ पेमेंट आप बैंक से करते हो तो वो 1 करोड़ की लिमिट 10 करोड़ हो जाएगी। मतलब अप टू 10 करोड़ तक आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ समझो एक स्पेशल पॉइंट कि सर हमने 44 AD पढ़ा है, उसमें तो लिमिट अपन ने 2 करोड़ और 3 करोड़ पढ़ी है कि जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक है वो चाहे तो 44 AD का बेनिफिट ले सकता है ना। और अगर वो 95% रिसीव उसकी बैंक में है तो 3 करोड़ तक भी वो 44 AD चूज कर सकता है। तो कोई भी बंदा अगर 44 AD चूज करता है तो फिर उसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अगर 44 AD एप्लीकेबल हो रहा है तो 44 AB एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इट मींस मान लो मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ है तो 1.5 करोड़ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं प्रिजम्पटिव बेसिस पे 44 AD में टैक्स देना चाहता हूं कि नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई करना चाहता हूं। अब अगर मैं चूज करता हूं कि नहीं मैं तो 44 AD में प्रिजम्पटिव बेसिस पे 8% टैक्स दे दूंगा तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, भले ही मेरा टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड करता है। ऑडिट कराने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं 44 AD चूज कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं 44 AD चूज नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई होंगे, तो नॉर्मल प्रोविजन में एक प्रोविजन 44 AB भी है, वो भी अप्लाई होगा, आपको ऑडिट भी करानी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? 1 करोड़ वाली बात समझ में आई, 10 करोड़ वाली बात समझ में आई, तो 10 करोड़ वाली बात में पूरा बात समझो। अच्छा, इसमें अगर प्रोफेशन है, कौन सा प्रोफेशन? वही वो मेडिकल वाला 44 AB में AA में अपन ने प्रोफेशन पढ़े थे ना, मेडिकल, इंजीनियर, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेशन, फिल्म आर्टिस्ट। अगर आप इस प्रोफेशन में हो तो फिर यार टर्नओवर की लिमिट 1 करोड़ नहीं है, 50 लाख है। 50 लाख से ऊपर अगर आपका टर्नओवर जाता है, ग्रॉस रिसीट्स जाती है, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो पढ़ो। फॉलोइंग पर्संस आर रिक्वायर्ड टू फर्निश्ड audit report by 1 month before the due date of return of income under section 139(1). तो पहले अंडरलाइन करो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI, उसके ऊपर लिखो 31 अक्टूबर। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI, रिटर्न ऑफ इनकम, क्या है? 31 अक्टूबर। फिर अंडरलाइन करो 1 मंथ बिफोर, उससे पहले लिखा हुआ है 1 मंथ बिफोर, उस पे लिखो आप 30 सितंबर, 30 सितंबर। तो ऑडिट कराने की लास्ट डेट क्या है सर? जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है ना, उसका 1 महीना पहले। तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है आपकी? 31 अक्टूबर। जो लोग ऑडिट कराते हैं उनके लिए, जो नहीं कराते उनके लिए 31 जुलाई और 31 अगस्त। आपके वाले साल में ये अमेंडमेंट है, ढंग से सुनना। रिटर्न वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे कि पहले सिर्फ 2 डेट हुआ करती थी, 31 जुलाई और 31 अक्टूबर। छोटे लोग जो ऑडिट नहीं कराते 31 जुलाई तक फाइल कर लो, जो ऑडिट कराते हैं टाइम लगता है ऑडिट कराने में, तो 31 अक्टूबर तक आप रिटर्न फाइल कर दो। ठीक है, तो अभी हम ऑडिट वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले तुम्हारा अमेंडमेंट में 31 जुलाई को उन्होंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया कि जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है ऑडिट नहीं कराते, लेकिन बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, पहले 31 जुलाई थी ना, तो उन बिजनेस प्रोफेशन वालों को 31 अगस्त कर दिया। सबको 31 जुलाई नहीं कहा। हम कहें इतने सारे लोग रिटर्न फाइल करते हैं, उनमें से इनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम, इनकी सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है, बाकी किसी से भी हो, सैलरी से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन से है, अदर सोर्सेज, बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है। तो तुम्हारे लिए तो 31 जुलाई, तुम बिजनेस प्रोफेशन से भी तुम्हारी कोई इनकम है, इनकम कितनी भी हो, 1 रुपया हो कि 1 करोड़ हो, तो तुम्हारे लिए डेट क्या है अब? 31 अगस्त। उसमें से सानिध्य तो ऑडिट भी करवाता है, तो इसके लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या है? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर रिटर्न फाइलिंग डेट है, तो ऑडिट कब तक कराएगा बेटा? 30 सितंबर तक। क्लियर है? ठीक है। देन
इन अ प्रिस्क्राइब फ्रॉम 3CA 3CB और 3CD। तो यार ये इसको अंडरलाइन करो, 3CA 3CB 3CD लिखो। फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके अकाउंट्स को ऑडिट करता है तो सरकार उसको ये फॉर्म फिल करने को कहती है कि ये फॉर्म फिल करके दो। इसमें 42 या 46 क्वेश्चंस होते हैं कि इन्होंने टीडीएस प्रॉपर्ली डिडक्ट किया, इन्होंने सारा पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से किया, इन्होंने कैश में लोन तो नहीं लिया, इन्होंने कैश में लोन तो नहीं दे दिया, इनका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, इनका डेप्रिसिएशन का चार्ट क्या है। बहुत 46 क्वेश्चंस इनसे पूछती है, वो चेंज होते रहते हैं असेसमेंट ईयर वाइज। तो इस साल की कितने हैं मुझे आई डोंट नो। तो 42 to 46 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिपोर्ट करनी होती है, कहा इस वाले पॉइंट में भी ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये कमी है। वो सारे क्वेश्चंस का जवाब देता है और फिर अपना सील सिग्नेचर करके सरकार को सबमिट कर देता है। ठीक है, तो ये फॉर्म का नंबर है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन में ग्रॉस रिसीट्स कितनी है? 50 लाख। फिर बिजनेस टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स कितनी है? 1 करोड़। टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ हो जाएगी अगर कैश की रिसीट्स अप टू 5% है ओनली, कैश का पेमेंट अप टू 5% है। अगर चेक डीडी अकाउंट पे ही नहीं है तो उसको क्या माना जाएगा? कैश माना जाएगा। सिंपल सिंपल सी बात है। हाँ, याद क्या रखना है? 50 लाख, 1 करोड़ और 10 करोड़। 50 लाख, 1 करोड़ और 10 करोड़। ठीक है। देन स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस ये कह रहा है कि किस किस को ऑडिट करानी पड़ेगी कि भाई अगर आप अपनी इनकम 44 AD और 44 AE इनमें जो इनकम आपको बता रखी है उससे भी कम डिक्लेयर करते हो। टर्नओवर तो आपका ज्यादा नहीं है, टर्नओवर तो आपका कम ही है, लेकिन 44 AD में 8% या 6% की इनकम बोलिए ना, आप उससे भी अपनी इनकम कम डिक्लेयर करते हो और आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख और न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख से अगर ज्यादा है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। 44 AD ऑप नहीं कर रहे हो, उससे कम इनकम बता रहे हो, है ना, उससे कम इनकम बता रहे हो और जो इनकम बता रहे हो 2.5 लाख या 4 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। तो देखो क्या लिखा हुआ, असेसी क्लेमिंग लोअर इनकम अंडर सेक्शन 44 AD और ADA एंड हिज टोटल टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो असेसी को ऑडिट करानी पड़ेगी। असेसी इनकम क्लेमिंग इनकम अंडर सेक्शन 44 AE, क्लेमिंग लोअर इनकम अंडर सेक्शन 44 AE, 44 AE से भी कम इनकम आप कर रहे हो। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 44 AB, पर्सन डिक्लेयरिंग इनकम अंडर सेक्शन 44 AD और ADA, जो 44 AD या ADA में है उसको अब 44 AB की पालना ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271B, ऑडिट नहीं कराओगे तो कितनी पेनल्टी लगेगी? तो अंडरलाइन करो 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 विच एवर इज लोअर, मतलब मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है? 1,50,000। ठीक है, डन। इधर खत्म हुए आपके नोट्स। अब आ जाओ आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाले मॉड्यूल पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं पीजीबीपी के, क्योंकि अभी वीडियो पीजीबीपी की चल रही है। बेटा ऐसे सुस्ती सुस्ती काम करेगा तो कैसे काम चलेगा? गया क्या, नशे में है क्या? The written down value of 4 machines at the beginning of the previous year 24-25 forming part of the block of asset carrying 15% of rate of depreciation was 5 lakh. The following 4 machines of the same block were bought. ऑलरेडी मेरे पास कितनी मशीनें थी? 4 मशीनें थी जिसकी ओपनिंग WDV कितनी थी? 5 लाख। ड्यूरिंग द ईयर में 4 मशीन और खरीद के लाया PQRS। डेट ऑफ परचेज दे रखी है और डेट व्हेन पुट टू यूज दे रखी है। पुट टू यूज काम की है, परचेज काम की नहीं है। हाँ, लेकिन पुट टू यूज में देखना पड़ेगा कि कोई असेट पिछले साल की तो नहीं है। पिछले साल की खरीदी हुई हो तो उसकी पुट टू यूज मायने नहीं रखती, फिर पूरे साल का ही लगता है। तो ये तो मेरे सारे ही जनवरी 25, हाँ ये रही ना जनवरी 25, स्टार मार्क कर दो, पहली वाली ही मिल गई मेरे को। जनवरी 25 मतलब 24-25 में परचेज है। ठीक है, और अभी हम कब पुट टू यूज कर रहे हैं? अप्रैल 25। हाँ, तो फुल रेट ही लगेगा, FR लिख दो।
फिर अप्रैल 25 से मई 25 ये भी फुल रेट लगेगा। मई 25 से जुलाई 25 ये भी फुल रेट लगेगा। जुलाई 25 से 27 अगस्त 25, तो 3 अक्टूबर से तो सारे ही पहले हैं यार, इस पे भी फुल रेट लगेगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब पे फुल रेट ही लगेगा, हाफ रेट वाली कुछ है ही नहीं, है ना। खुद ही दे दी ना, जब नहीं देगा तब काम की है, ठीक है। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन है, तो कैलकुलेटर पे ही करवा दूंगा, सबका प्लस करो, सारी मशीनों का कितना है। सोल्यूशन गलत दे रखा है, 5 लाख हो रहा है टोटल, सोल्यूशन गलत दे रखा है। तो 5 लाख ओपनिंग WDV, 5 लाख अपन ने परचेज भी किया, 10 लाख का 15%। सोल्यूशन गलत है, सोल्यूशन को कट कर दो। और 1.5 लाख रुपए का आ गया। अच्छा, इसमें है ना, अब असेसमेंट है 25, 26 और 26, 27 का कहा है। अरे यार सॉरी यार, फालतू सोल्यूशन कट किया अपन ने क्वेश्चन में जो ओपनिंग WDV दे रखी है ना, सुनो, क्वेश्चन में जो ओपनिंग WDV दे रखी है वो कौन से ईयर की दे रखी है, देखो। कब की दे रखी है? 24-25 की, मतलब 1 अप्रैल 2024 की दे रखी है। तो पहले 24-25 का डेप्रिसिएशन निकलेगा, फिर WDV आएगी, फिर 25-26 का निकलेगा। तो 5 लाख का 15% कितना हुआ? 75,000 माइनस करो, कितना बचा? कितना निकला? 4,25,000। फिर 4,25,000 में 5 लाख रुपए प्लस करो इस साल के, कितना हो गया? 925। इसका 15% निकालो, 138,750 माइनस करेंगे 786,250 आ गया। आ गया समझ में? क्लियर? ओके, सॉल्यूशन सही है। छोटी मोटी गलतियां तो है, लेकिन फिर भी आप सॉल्यूशन देख लो। फॉर्मेटिंग की कुछ गलतियां तो है इसमें, जैसे क्या गलतियां है बताऊं? मैं लिख देता हूं इसका फॉर्मेट यार, फिर तुम कंपेयर कर लेना क्या गलतियां है। बहुत सारी गलतियां उसमें, छोटी 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 छोटी। फॉर अब असेसमेंट ईयर, बेटा ये है ना, लिख देना। हाँ, असेसमेंट ईयर 25-26 सानिध्य मैं करवा रहा हूँ, सानिध्य मैं करवा रहा हूँ, है ना, डाउट मत भर। ओपनिंग WDV कितनी बोली उन्होंने? 5 लाख। असेसमेंट ईयर 24-25-26 से मतलब प्रीवियस ईयर क्या है? 24-25। तो 1 अप्रैल 2024 की WDV कितनी है? 5 लाख। इस साल का परचेज सेल तो मुझे दे ही नहीं रखा, तो मैं यहाँ लिखूंगा एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर A put to use for more than 180 days, और B put to use less than 180 days। ये आ जाएगी मेरी टोटल WDV, माइनस करूंगा इसमें सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। नेट WDV लेस करूंगा डेप्रिसिएशन,
पहला एट हाफ रेट, एट फुल रेट, क्या आ जाएगा मेरा क्लोजिंग WDV। लो अब देखो प्लीज 24-25 में, यहाँ देखो प्लीज, यहाँ देखो 24-25 में ना परचेज किया और ना ही सेल किया। वहां पे गलत लिख रखा है उन्होंने, यहाँ पे कहीं 50,000 रुपए लिख रखा है जो कि गलत है। 5 लाख डन। सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी नहीं किया, तो नेट WDV भी कितना है 5 लाख। डेप्रिसिएशन हाफ रेट वाला कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा फुल रेट वाला है। 5 लाख का 15% कितना हो गया 75,000, हाफ रेट वाला है ही नहीं। टोटल कितना बचा 4,25,000। ये आंसर सही दे रखा है उन्होंने, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली, क्या कहना चाहता है? मशीनरी एट द रेट 15%, असेसमेंट ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। अब देखो ये 4,25,000 क्या बन जाएगी ओपनिंग WDV। यहाँ देख लो प्लीज, हाफ रेट से कुछ भी नहीं है, फुल रेट से कितना परचेज किया अपन ने 5 लाख, टोटल हो गया 9,25,000। सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी नहीं है 9,25,000। हाफ रेट से कुछ भी नहीं है 9,25,000 का 15%, 1,38,750। करो माइनस, कितना बचा 7,86,250। ये मैच हो रहा होगा आपका, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन में जो गलतियां हैं उनको सुधार लो आप। बोलने की था क्या, समझ में नहीं आया? क्या मतलब? ये नीचे वाला जो है ना, चीज है ना, कहाँ हो रहे हैं पुट्टू? कहीं से भी देखो बेटा, पुट्टू यूज से देखो, परचेज से पुट्टू यूज थोड़ी देखते हैं बेटा। जिस दिन पुट्टू यूज किया तब से लेके 31 मार्च देखते हैं। हम तो ये देखते हैं ना कि आपने जिस दिन से पुट्टू यूज किया उस दिन से उस साल में कितने दिन यूज किया आपने, तो पुट्टू यूज से 31 मार्च के दिन गिनते हैं। तो आपको तो मैंने पहले ही बता रखा है ना। हाँ बेटा, जो भी क्लास खाली हो, उधर वाली क्लास खाली है, फर्स्ट वाली वहां चल जाओ, ठीक है। चलो अगला पढ़ो। हाँ ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 4 मशीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर 25-26। प्रीवियस ईयर 25-26 कह रहा है, मतलब हमारा वाला साल ही बोल रहा है। Forming part of the block of asset carrying 15% rate of depreciation was 5 lakh. The following 4 machines of the same block were bought. वही PQRS जनवरी 25, वही के वही डेट है। तो पहला वाला देखो, जनवरी 25 से जनवरी 25, ये तो पिछले साल हमने कर ली होगी, है ना, तो ये नहीं लेंगे अपन। फिर अप्रैल 25 से मई 25 फुल रेट है ये वाली। मई 25 से जनवरी 26 हाफ रेट हो गया बेटा ये। आर मतलब हाफ रेट है। एस नवंबर से मार्च 26, ये भी क्या है हाफ रेट। 2 हाफ रेट, 1 फुल रेट। 4 machine of this block other than those which were acquired and put to use for less than 180 days were sold for 4 lakh। 4 मशीन मैंने इस ब्लॉक की बेच दी, हाफ रेट वाली छोड़ के, मतलब आर और एस छोड़ के, ठीक है। कितने में बेची 4 लाख में। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द एस्टिमेट 26-27। व्हाट विल बी द आंसर इफ 4 मशीन्स वर सोल्ड फॉर 7 लाख इंस्टेड ऑफ 4 लाख। तो 2 बार सॉल्व करते हैं। कौन से 50,000 पे?
तो बेटा वो तो हमारे साल में ही परचेज नहीं करी, हमें लगाएंगे नहीं इस पे, तो पिछले साल में हम लगा चुके होंगे, तो लगाई होगी ना, तो वो हम सॉल्व ही नहीं कर लेना। मेरी बात सुनो, पहले टाइमलाइन तो समझो ना आप लोग। मैं अभी कहाँ पे हूँ, 25-26 में हूँ, और वो मुझे कंफ्यूज करने के लिए क्या दे रहा है, 25-26 से भी पहले वाली मशीन खरीदी हुई दे रहा है, तो मुझे उससे क्या मतलब है। तूने मुझे 25 की ओपनिंग WDV दे ही दी ना, तो इससे पहले तूने कितनी मशीन खरीदी उस पर तू सही डेप्रिसिएशन लगा चुका होगा, तभी तो क्लोजिंग WDV आई उस ईयर की, समझे कि नहीं। तो ये जो पहली वाली है ना P, ये वाली मशीन तो इग्नोर हो जाएगी। बोलो आर्यन सर, क्या समझ में नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस, ये जो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है ना, ये 3 पार्ट में आएगा। आपको ओपनिंग WDV बता रखी होगी, ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या क्या परचेज किया है, ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या सेल किया है, ये दे रखा होगा। ओपनिंग में परचेज प्लस करेंगे, सेल माइनस करेंगे। परचेज में कंफ्यूज करने के लिए पिछले साल की भी परचेज दे रखी है, तो सर पिछले वाले साल की परचेज को तो पिछले साल डेप्रिसिएशन लग चुका होगा, वो तो ओपनिंग WDV में ऑलरेडी शामिल है, मैं वापस से डबल काउंटिंग नहीं करूंगा उसकी। समझ में आया कि नहीं। तो P तो गई मेरी, क्या बची QR S, तो Q फुल रेट की है और R और S क्या है, हाफ रेट वाली है। समझ में आया, क्लियर। फिर मैंने ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड भी कर दिया, तो जितने में सोल्ड किया हो मैं माइनस कर दूंगा। इन्होंने पार्ट भी पूछा कि अगर मैंने सोल्ड 7 लाख में किया होगा तो फिर मैं क्या देखूंगा, या तो असेट बाकी ना रहे या वैल्यू बाकी ना रहे। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो चलो सॉल्व करता हूँ। ये रब कर दूं कि रहने दूं, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूं मैं, इसी में कैरी कर रहा हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, बताओ बेटा ओपनिंग WDV क्या है। असेसमेंट ईयर 26-27, ओपनिंग WDV अभी भी 5 लाख है, ठीक है। अब पुट टू यूज मोर देन 180 डेज वाली कितनी है, Q वाली कितनी, 1 लाख, है ना। और लेस देन 180 डेज वाली कौन सी है, R और S, कितनी है वो, 3.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख, 3,50,000। टोटल कितना हो गया बेटा, 9,50,000 हो गया। 9,50,000 में से सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना बोल रहा है, कितने में सोल्ड किया मैंने, 4 लाख में सोल्ड किया। वैल्यू कितनी बची, 5,50,000। 5,50,000 में अब प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हाफ रेट को, तो 550 में से 350 पे तो हाफ रेट लगा दो। 3.5 लाख इंटू 7.5%, 26,250। अब 5.5 में से 3.5 पे तो लग गया हाफ रेट, कितना बचा, 2 लाख। 2 लाख का 15% कितना हो गया बेटा, 30,000। माइनस करो 56,000 इसमें से, तो 4,93,750। चेक करो सही है क्या, हाँ सही है। तो ये तो हो गया सिचुएशन ए। 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछ रखा है ना उसने आपसे, तो ये तो हो गया ए वाला। अब सॉल्व करते हैं अपन बी। बी में क्या कह रहा है सर, ये बी में कह रहा है वही असेसमेंट ईयर 26-27। ये परचेज वर्चेज में तो कोई चेंज नहीं है, 5 लाख, 1 लाख, 3,50,000, 9,50,000। देख लो बेटा अब सेल कर रहा है, ये कितने में सेल कर रहा है, 7 लाख में, और 4 ही मशीन बेच रहा है। सो सारी मशीन तो बेच भी नहीं रहा, तो एसेट बाकी है, साथ में ही बेच रहा है, मतलब वैल्यू भी बाकी है, डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट होगा। बचा कितना बेटा, 2,50,000। ये पता है आपको क्या सिखाना चाह रहा है, ये प्रायोरिटी सिखाना चाह रहा है कि प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हाफ रेट वाले को। भले आपने हाफ रेट वाली 3.5 लाख की चीज परचेज करी है,
लेकिन वैल्यू तो 2.5 लाख की बची है, तो 2.5 लाख का 7.5% कितना हुआ? 18,750। मैं यहाँ लिख देता हूँ कैसे आया, 2.5 लाख इंटू 7.5%, करो माइनस, कितना हुआ? डन, ठीक है। आगे क्वेश्चंस आप लोग रीड करके आना। बाय टाटा, सी यू। यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कोई आया क्या बाहर के? अपन एक क्वेश्चन और कर लें। मीका नहीं आया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एडिटर ये बाय टाटा सी यू कट करके आखिरी में पेस्ट कर देना। Question number 3. WDU of the block having two machines, namely X and Y, as on 1st April 25 is 6 lakh. Machine Z was acquired on 5/11/2025 for 3 lakh and put to use on the same date. नवंबर में परचेज करी है ना, तो लेस देन 180 डेज हो गया। मशीन Z is sold on, कहाँ थे तुम लोग? कहाँ थे तुम लोग? थे कहाँ? क्या कर रहे थे? मशीन Z सोल्ड ऑन 28 मार्च 2026। भैया हमारे ही साल में बेच दी इन्होंने, नवंबर में खरीदी और मार्च में बेच दी। कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अलाउएबल फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। What will be the amount of depreciation allowed if the machine X is sold instead of machine Z? What will be the amount of depreciation allowed if both X and Y machines are sold instead of machine Z? ये क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा देखो, 3 लाख में खरीदी और 4 लाख में बेच दी इन्होंने। अच्छा ये क्वेश्चन बताया आपको क्या बताना चाहता है, समझो। इस क्वेश्चन में क्या सिखा रहा है ये हमको, कि आप जो ये प्रायोरिटी अप्लाई करते हो ना, ये प्रायोरिटी तभी अप्लाई होगी अगर ये मशीन मेरे पास बची है तो। 31 मार्च को ये मशीन मेरे पास है तो। इसीलिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला कि हमने मशीन आर और एस सोल्ड नहीं करी है, बाकी की मशीन सोल्ड करी है। तो इसका मतलब ये हाफ रेट वाली मशीन मेरे पास बची हुई है ना, तो प्रायोरिटी हाफ रेट पे लग गई। इस क्वेश्चन में क्या करा इसने, ये हाफ रेट वाली मशीन ही बेच दी। तो जब यही वाली मशीन बेच दी है, तो जो अपन क्लोजिंग डब्ल्यूडीयू में प्रायोरिटी देते थे ना, वो प्रायोरिटी अब नहीं देंगे। अब इस पे क्या लगा देंगे, फुल रेट लगा देंगे, हाफ रेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में अमाउंट देख लो, मैं वापस से समझाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, पहले इसने 3 टॉपिक दिए ना आपको, ए बी और सी। तो पहले ए वाला सॉल्व करता है। असेसमेंट ईयर तो वही है 26-27। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी बोल रहा है ये, 6 लाख। और परचेज ड्यूरिंग द ईयर में फुल रेट वाली तो कुछ भी नहीं है, हाफ रेट वाली कितनी बोली इसने, 3 लाख। ठीक है, और टोटल हो गया 9 लाख। अब बेचा कितने में इसने, 4 लाख। तो देखो एक बात तो ये सीखी अपन ने कि 3 की चीज 4 में बेची, कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा, है ना, क्योंकि एसेट भी बाकी है, वैल्यू भी बाकी है। अब कितना बचा भाई, 5 लाख। तो सर पहले तो अपन प्रायोरिटी लगाते थे ना, पर ये वाली मशीन तो अपन ने बेची थी, तो प्रायोरिटी अप्लाई नहीं होगी, पूरे 5 लाख पे फुल रेट लगेगा। 5 लाख का 15% कितना हो गया बेटा, 75,000 रुपए। माइनस करो कितना बचा आपके पास, 4,25,000। चेक करो सही है क्या ये वाला आंसर। 75,000 दे रखा है, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नहीं निकाली उसने। ठीक है, बी वाला पॉइंट, बी वाले पॉइंट में क्या बोला ये, मशीन एक्स और
वाई बेची। तो सीख गए भाई हम। अब क्या करेंगे, ये वाली मशीन तो बेची नहीं है, जी वाली। यहाँ पे है मशीन एक्स एंड वाई, ये कौन सी है, जी। जी वाली नहीं बेची ना उसने, तो जो WDV आएगी उसमें से पहले क्या अप्लाई हो जाएगी, प्रायोरिटी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये 6 लाख एक्स एंड वाई, और जी कितने की है, 3 लाख की। क्या बेचा उसने, एक्स एंड वाई बेच दिया। कितने में बेचा इसने, 4 लाख में बेचा ना बेटा, खाली एक्स बेची है, ओके। 4 लाख में बचा कितना इसके पास, 5 लाख। अब क्योंकि हाफ रेट वाली मशीन बाकी है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हाफ रेट को। 3 लाख का 7.5%, 22,500। 2 लाख का 15%, 30,000। बताओ कितना बचा, 447,500, ये बी वाला। और अब लास्ट सी, असेसमेंट ईयर 26-27। अब इस वाले में क्या बेच रहा है वो, एक्स और वाई दोनों बेच रहा है ना। तो देखो इसमें भी एक नई चीज सीखी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला। एक्स एंड वाई 6 लाख, फुल रेट नहीं है, हाफ रेट में जी 3 लाख, बचा कितना, 9 लाख। अब बेच रहा है वो एक्स एंड वाई 4 लाख में ही बेच रहा है ना, बचा कितना तुम्हारे पास, 5 लाख। तो देखो हाफ रेट वाला डेप्रिसिएशन तभी लगेगा जब मशीन आपके पास रहेगी, लेकिन फुल रेट वाले डेप्रिसिएशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ज्यादा दिमाग लगाना चाहे, सर ये मशीन बेच दी थी इसलिए हाफ रेट वाला लगाया ही नहीं, फुल रेट से ही लगाया। सर अब ये दोनों मशीन बेच दी है तो फुल रेट से नहीं लगाएंगे, हाफ रेट से ही लगाएंगे, ऐसा नहीं है। 5 लाख पे 3 लाख पे तो यही लगेगा 22,500, 3 लाख का 7.5%, और 2 लाख का वही लगेगा अभी भी 30,000। कोई फर्क नहीं आया, एक्स बेचो कि एक्स एंड वाई बेचो। तो 4,47,500 डन। ठीक है, तो इसमें अपन ने 2 बातें सीखी, और वो बात इसमें लिख रखी है इन्होंने सॉल्यूशन में। पेज नंबर 65 में जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, एज असेट जी डज नॉट एग्जिस्ट ऑन लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, देयरफॉर नो हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन शैल बी एप्लीकेबल। स्टार मार्क कर लो इस वाली लाइन को अंडरलाइन करके। ठीक है, फिर आप है ना बी और सी में, बी और सी में, सी के नीचे लिख दो, देयर विल बी नो डिफरेंस इन द सॉल्यूशन, there will be no difference in the solution whether we sold, whether we sell, whether we sell one machine or all machines, whether we sell one machine or all machines of full rate. There will be no difference in the solution whether we sell one machine or all machine of full rate. अब हुआ बाय टाटा सी यू।